Now let's proceed. After the discovery of electron by Sir J.J. Thomson and discovery of proton by Goldstein, the another contribution was made by James Chadwick when he discovered neutron. Discovery of neutron by James Chadwick. कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हो गई थी और रेडियो एक्टिविटी से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशंस के बारे में पता चल चुका था। हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर कर दी थी, उसने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिस्कवर कर दिए थे और उसने यह बता दिया था कि यह जो सब्सटेंस है बेहद खतरनाक रेडिएशन, अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस ये एमिट करते हुए बहुत खतरनाक है, दे कॉज कैंसर। यदि इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली अल्फा, बीटा और गामा रेस हमारी बॉडी पर टकरा जाएं तो हम मुश्किल से 2-4 महीने के मेहमान रह जाएंगे, हमें कैंसर हो जाएगा और मरना निश्चित है। ये डिस्कवरी हो चुकी थी। यह बात पता लग चुका था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा रेडिएशंस एमिट होती हैं और यह अल्फा रेडिएशंस में अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, बहुत भारी पार्टिकल्स होते हैं और उस समय जो प्रयास चल रहा होगा वो यह कि इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली रेडिएशंस को कैसे रोका जाए, कैसे इनको कंट्रोल करा जाए, कैसे इनको चेक करा जाए। और शायद जेम्स चाडविक वही प्रयास कर रहा होगा। जेम्स चाडविक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली अल्फा, बीटा और गामा रेस को रोकने का प्रयास कर रहा होगा, उनको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा होगा, उनसे बचने के तरीके ढूंढ रहा होगा, खोज कर रहा होगा कि किस तरह से इन रेस से बचा जा सके। वह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली अल्फा रेडिएशंस को अलग अलग मेटल सरफेस पर हिट करवाकर देख रहा होगा। वो यह कोशिश कर रहा होगा कि देखे किस मेटल से सबसे आसानी से, सबसे अच्छी तरीके से यह रुक जाती है, कंट्रोल हो जाती है। नाउ व्हाट ही फाउंड वाज, जब भी किसी मेटल सरफेस पर दिस इज एनी मेटल प्लेट, जब भी किसी मेटल प्लेट पर हैवी अल्फा पार्टिकल्स टकराते हैं, मासिव और हैवी अल्फा पार्टिकल्स टकराते हैं, देन दिस हैवी मेटल प्लेट emit massive particles. यह हैवी मेटल प्लेट massive particles emit करती है. Those massive particles have got no charge. They does not deviate in इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर या मैग्नेटिक फील्ड होने पर इन पार्टिकल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. सबसे पहली बात, कोई सी भी मेटल प्लेट लें, इट मे बी कॉपर प्लेट, इट मे बी आयरन प्लेट, इट मे बी जिंक प्लेट, इट मे बी एल्यूमिनियम प्लेट, इट मे बी गोल्ड प्लेट, इट मे बी सिल्वर प्लेट, किसी भी तरह की मेटल प्लेट ली. इस मेटल प्लेट पर मैसिव अल्फा पार्टिकल्स, दिस अल्फा पार्टिकल्स आर massive and positively charged. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और यह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलते हैं, खतरनाक होते हैं. यदि हमारी बॉडी से टकराएंगे तो स्किन कैंसर हो जाता है. और इनको रोकने का वह प्रयास कर रहा है
और इनको रोकने के लिए मेटल प्लेट से टकरा रहा है, तो क्या देखता है कि मेटल प्लेट से कुछ दूसरे तरह के पार्टिकल्स निकल रहे हैं। इन पार्टिकल्स को समझने के लिए उसने इलेक्ट्रिक फील्ड रखी होगी, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी होगी दोनों तरफ, और यह देखा होगा कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किसी तरफ से पार्टिकल जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इन पार्टिकल पर कोई फर्क नहीं दिखा। उसने मैग्नेटिक फील्ड लगाकर देखी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई फर्क नहीं दिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल्स का डिविएशन नहीं होना, इसका मतलब है पार्टिकल के ऊपर न तो पॉजिटिव चार्ज है और न ही नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स दिस पार्टिकल्स आर न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, and they are massive. They have got huge mass. James Chadwick concluded the existence of neutral particles in atom and he named them neutrons. जेम्स चार्विक ने उसी समय कहा, उसी समय सोचा कि यदि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स हैं, यदि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को संभालने के लिए, उनको बांधे रखने के लिए वहां पर किसी ना किसी तरह के न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होना चाहिए, और वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हमें इधर एमिट होते हुए दिख भी रहे हैं। उसने कहा एटम मस्ट डेफिनेटली कंसिस्ट ऑफ neutral particles as well, and this neutral particles may be called neutrons. In this manner, James Chadwick discovered the existence of neutrons, and he concluded that they have got zero charge over neutron is zero, and he also determined the मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन डिटरमाइन करने का क्या तरीका रहा होगा, जरा मैं बताता हूं, सोचो ध्यान से। जैसे हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को ऐड कर दें तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। अब जरा हीलियम के लिए सोचो, हीलियम के लिए, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन। हम 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन के मास को ऐड कर दें, और अब हम हीलियम के मास को देखें। हीलियम का मास कुछ ज्यादा है, जबकि दोनों इलेक्ट्रॉन और दोनों प्रोटॉन के मास को यदि हम ऐड करें तो वो काफी कम आ रहा है। तो जो डिफरेंस इन मास है ये क्या होना चाहिए? चार्विक ने कहा कि ये जो डिफरेंस इन मास है ये उसके अंदर न्यूट्रॉन्स का, न्यूट्रल पार्टिकल्स का मास होना चाहिए। इसी तरह से लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड करा। अब लिथियम के मास को देखा तो लिथियम का मास इन इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास से ज्यादा है। मास ऑफ लिथियम minus mass of all the electrons and protons in it. This must be equal to mass of all the neutrons. जरा ध्यान से समझें इस कंसेप्ट को। मास ऑफ एन एटम माइनस mass of all electrons and protons. This must be equal to mass of all the neutrons in it. ये हम समझ सकते हैं। इस कंसेप्ट के द्वारा चार्विक ने मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स इन हीलियम, मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स इन लिथियम, मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स इन बेरिलियम, मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स इन बोरॉन,
carbon, mass of all the neutrons in oxygen, mass of all the neutrons in nitrogen, mass of all the neutrons in chlorine. इस तरह से 10-12 एटम के अंदर मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स डिटरमाइन कर लिया होगा. एंड देन मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास हम कैसे कहेंगे? विल से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ इट. इन सब का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ इट मस्ट बी द मास ऑफ न्यूट्रॉन. जैसे हीलियम के अंदर ये जो डिफरेंस आएगा 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि हीलियम में 2 न्यूट्रॉन है. लिथियम के अंदर जो डिफरेंस आएगा 4 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि लिथियम में 4 न्यूट्रॉन है. बेरिलियम के लिए 5 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि बेरिलियम में 5 न्यूट्रॉन है. उसने अलग अलग एटम के लिए मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स डिटरमाइन करा और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लिया. दैट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर must be mass of all the neutrons in it. In this manner, Chadwick determined the mass of a neutron, and that mass of neutron was found to be 1.67 into 10 to the power minus 27 kilograms. It's slightly greater than the mass of proton. It's 1.67 into 10 to the power minus 24 grams or 1.0079 AMU. This is the mass of neutron determined by James Chadwick. Charge on neutron is 0, mass on neutron is this, and the method that he had adopted to determine the mass of neutron is more interesting, although I don't think कि ये कभी आपसे पूछा जाएगा, पर फिर भी इसे समझने वाला जो इस बात को समझ गया, मेरी इस बात को कि किस तरह से न्यूट्रॉन का मास डिटरमाइन करा जा सकता है, करा होगा, he really have got the scientific and good mathematical skills. जरा ध्यान से समझिए, किसी भी एटम का मास, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास हटाने के बाद वह मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा. एंड दिस mass of neutron must be always equal to n into mass of each neutron. तो यहां n तो सबके लिए अलग अलग होगा. हीलियम के लिए n की वैल्यू हुई 4, हीलियम के लिए n की वैल्यू हुई 2, लिथियम के लिए n की वैल्यू हुई 4, बेरिलियम के लिए n की वैल्यू हुई 5, ऑक्सीजन के लिए n की वैल्यू हुई 8, नाइट्रोजन के लिए n की वैल्यू हुई 7, बिकॉज नाइट्रोजन कंटेन 7 न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 7 एंड मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन. तो इस तरीके से यह n तो हर एटम के लिए चेंज होएगा, मगर यह mn हर एटम के लिए कांस्टेंट रहेगा. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होएगा, दैट इज दिस इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. और यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ all this quantities would be mass of neutron. इस तरीके से जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का मास डिस्कवर करा, एंड दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एंड दिस वाज द फुल एंड फाइनल ब्लो टू डाल्टन्स थ्योरी. इसी के साथ डाल्टन्स थ्योरी पूरी तरह से रिजेक्ट हो गई, पूरी तरह से फेल हो गई. अब हम यह कभी नहीं मानेंगे कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, एटम सबसे छोटा यूनिट है. अब हम एटम को इनडिविजिबल नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, एटम के अंदर ही रहते हैं. और एटम से भी छोटे पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन, एंड ऑल्सो न्यूट्रल पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन्स. हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास पता है. हम एक बात और इधर बता दें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1836 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, एंड इट्स 1/18
1837 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। मैं एक टेबल और बना देता हूं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास और चार्ज टैबुलेट कर दूंगा। इस जगह पर मैं वह टेबल बना देता हूं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इधर मैं लिखूंगा पार्टिकल, वी ऑल्सो कॉल देम फंडामेंटल पार्टिकल, देयर मास एंड देयर चार्ज। इधर मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। We also call them fundamental particle. Fundamental particle means now these are the basic particle जिससे पूरा यूनिवर्स, पूरे मैटर पूरा बना हुआ है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही लेकर एटम बने हुए हो, उन्हीं एटम से पूरा मैटर, पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं इधर लिखता हूं, इट्स 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम्स और 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम्स और 0.00055 AMU। शायद थोड़ा बड़ा टेबल बनाया था पर कोई बात नहीं। एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम्स और 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 किलोग्राम्स और 1.0076 AMU। कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा है, मैं इसको बड़ा कर ही देता हूं। आई थिंक इधर ही इट्स नॉट लेजिबल। इधर मैं पार्टिकल लिख रहा हूं, फंडामेंटल पार्टिकल। इस जगह पर मास और इस जगह पर चार्ज। इधर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kilograms or 9.1 into 10 to the power minus 28 grams or 0.00055 AMU. Charge on electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. Mass of proton is 1.66 into 10 to the power minus 27 kilograms or 1.66 into 10 to the power minus 24 grams or 1.0076 AMU. Charge on it is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, while for neutron the charge is 0, mass is 1.67 into 10 to the power minus 27 kilograms, 1.67 into 10 to the power minus 24 grams or 1.0079 AMU. हम एक बात और सोच सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन यदि ये दोनों फ्यूज हो जाएं, यदि ये दोनों कंबाइन हो जाएं तो एक न्यूट्रॉन बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन यदि कंबाइन हो जाएं तो ये एक न्यूट्रॉन बन सकता है। इलेक्ट्रॉन इट्स जनरली डिनोटेड लाइक दिस,
and proton is generally denoted like this. This minus sign indicates the unit negative charge of electron, and this zero indicate almost zero or negligible mass of electron. इलेक्ट्रॉन का मास AMU में नेग्लिजिबल होता है, जीरो. इट्स नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. आप देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1836 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन. इट मींस इलेक्ट्रॉन्स हैव negligible mass. Negligible mass as compared to proton or neutron. When we compare with proton or neutron, electrons have got negligible mass. AMU में देखें तो यह जीरो है, जबकि प्रोटॉन का मास 1.0076 मीन्स 1 AMU. न्यूट्रॉन का मास 1.0079 मीन्स 1 AMU. So electron is denoted like this. इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह से डिनोट करेंगे. Here this -1 indicates the negative charge on electron, a unit negative charge on electron, and this zero indicate almost zero mass of electron, zero AMU. While a proton is indicated like this, here this positive plus sign indicate a unit positive charge over proton, and that unit positive charge is this. This is unit positive charge. This is the magnitude, and this one indicate that the proton have got mass of 1 AMU. This proton have got mass of nearly 1 AMU, while neutron is indicated. This is the indication of proton, while neutron is indicated like this, 0, 1. This is the notation for neutron, 0 and 1. 0, it means the charge over the neutron is 0 and mass over the neutron is nearly 1 AMU. The mass of a neutron is nearly 1 AMU. We used to say, we may conclude that when a electron combines with a proton, it would give us a neutron. यदि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्यूज हो जाए, बिल्कुल एक साथ में आ जाए, जुड़ जाए, तो एक न्यूट्रॉन बना लेंगे, एक न्यूट्रल पार्टिकल बना लेंगे. मास से भी हमें कुछ ऐसा ही दिखेगा, चार्ज से भी हमें कुछ ऐसा ही दिखेगा. दिस इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. देखिए अभी तक मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी बताई, देयर आर लॉट ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल कंसेप्ट एसोसिएटेड विद दिस डिस्कवरीज. इनसे रिलेटेड ढेर सारी और भी बातें जानने के लिए हैं, जो सीखना है, समझना है, मगर सब कुछ इसी समय नहीं. हम काफी सारी इस चैप्टर से रिलेटेड जो कंसेप्ट और फंडामेंटल्स है उनको बाद के लिए रखेंगे. इट्स जस्ट बिकॉज इट्स येट प्रीमैच्योर्ड कंडीशन टू स्टडी ऑल दोस थिंग्स. जैसे मैंने आपको बताया जे थॉमसन का वह एक्सपेरिमेंट जिससे E/m रेशो निकला था, जिससे स्पेसिफिक चार्ज निकला था, हम अभी उस एक्सपेरिमेंट को नहीं देख रहे हैं. मैंने यह नहीं कहा कि हम आगे देखेंगे, नहीं, हम एक सही समय आने पर उसको देखेंगे. अभी तो हमने सिर्फ यह बात जान ली कि E/m रेशो जे थॉमसन ने निकाला था. मिलिकन का वह ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जिससे मिलिकन ने एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज डिटरमाइन करके बता दिया था, हमने वो चार्ज की वैल्यू लिख दी. कैसे आई, क्या हुआ एक्सपेरिमेंट था, अभी इससे मतलब नहीं है. सही समय आने पर हम अवश्य उस बात को देखेंगे. और भी उस कैथोड रे ट्यूब, उस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उन कैथोड रेस से रिलेटेड ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो हमें जानना है, सीखना है, समझना है, बट नॉट इन दिस चैप्टर, नॉट राइट नाउ. हम 11th स्टैंडर्ड में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते समय उनके फाइनल कंक्लूजन्स को देख ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं, और अब हम आगे पढ़ना चालू करेंगे, इधर से करेंगे. सही समय आने पर 12th स्टैंडर्ड में, इनफैक्ट एंड में, इस चैप्टर को पूरे को दोबारा रिपीट करा जाएगा और अब तक की जो समझाई बातें इनको बड़े एलाबोरेट में वहां पर हम सीखते हैं. अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन
न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, यह सारी बातें फंडामेंटल पार्टिकल्स पर मास और चार्ज समझने की बात। अब जो अगला सवाल हमारे दिमाग में है वो यह है, व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो खास हमारा इस चैप्टर का मुद्दा है, हम उस बात पर आते हैं कि यह एटम एग्जैक्टली इसका शेप कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर जमे हुए होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कैसे एक हार्मोनी बनाकर रहते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ में रहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बिल्कुल पास पास में आ जाए तो वो न्यूट्रॉन बना देंगे। तो आखिर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी आइडेंटिटी कैसे बचा कर रखते हैं, प्रोटॉन अपनी आइडेंटिटी कैसे बचा कर रखते हैं, कैसे वह एक दूसरे के साथ में संबंध रखते हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं या एक दूसरे को दूर से देखते रहते हैं, यह एटम कैसा होता है, इसी बात को अब हम समझेंगे अगले लेक्चर में। कल के दिन मैं एग्जैक्टली यहीं से कल टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताना कल से स्टार्ट कर दूंगा। आज के दिन इतना ही। गुड बाय, गुड डे, बाय बाय।